हेलो एवरीवन। इस वीडियो में बात करेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत आंदोलन के बारे में। देखो, ये वाला जो टाइम पीरियड है ये लगभग 3-4 साल का टाइम पीरियड है, जो 1919 से स्टार्ट होता है और चलता है 1923 के आसपास तक, 23 या 24 कह सकते हो आप। ठीक है, तो लगभग ये 3-4 4-5 साल का जो टाइम पीरियड है 1919 के बाद वाला, तो उस टाइम पीरियड में हमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत आंदोलन देखने को मिलता है। ठीक है, ये बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। अब दूसरी बात ये है कि ये दोनों जो मूवमेंट हैं इनका एक जो इनका रीज़न जो था उभर के आने का वो अलग था। ठीक है, स्टार्टिंग में इनका खुद का जो रीज़न था एक अपना पर्सनल रीज़न था, इनका कोई कॉमन रीज़न नहीं था उभर के आने का। लेकिन बाद में क्या हुआ कि ये जो दोनों मूवमेंट हैं ये मिल गई थी। वो क्यों मिली थी उसके बारे में मैं आगे डिस्कस करूँगा, अभी नहीं बताता। ठीक है, तो मतलब कहने का ये है कि इनका शुरू में जो है रीज़न अलग था। ठीक है, सेपरेट रीज़न था। अब खिलाफत आंदोलन जो था, खिलाफत इशू जो था, वो एक रिलीजियस रीज़न के वजह से उभर कर आई थी। ये जो खिलाफत मूवमेंट है ये एक मुस्लिम मुस्लिम सेक्ट से मुस्लिम सेक्ट के ऊपर जो एक रिप्रेशन हुआ था, स्पेशली इन द टर्की। ठीक है, तो वर्ल्ड वॉर 1 में जो है टर्की के साथ में फिर कैसा ट्रीटमेंट करा गया वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में, तो उसकी वजह से खिलाफत मूवमेंट उभर कर आई थी। मतलब कि एक रिलीजियस रीजन था, एक मुस्लिम रिलीजन से रिलेटेड जो है खिलाफत आंदोलन का रीजन था। लेकिन नॉन कॉपरेशन का जो रीज़न था वो बेसिकली क्या था कि जो ये वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे जो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस हुआ है, ठीक है, लोगों को जो जिस मुश्किलों से गुजरना पड़ा है वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पर, इकोनॉमिक हो या फिर सप्रेशन हो। ठीक है, रिवॉल्यूशनरीज का सप्रेशन बहुत हुआ उस टाइम पर। फिर उसके बाद में जो है जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड है वो देखने को मिला हमें। फिर उसके राउलेट एक्ट जो है, राउलेट एक्ट से सप्रेशन हुआ। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये सारे रीज़न जो हैं उनकी वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट उभर कर आया था। ठीक है, तो मतलब कि रीज़न अलग अलग था इन दोनों का। ठीक है, आई होप की बात क्लियर हो गई होगी। अब चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बैकग्राउंड के बारे में। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं इन दोनों मूवमेंट्स की, कि बैकग्राउंड जो है वो डीपली हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को। तो देखो, सबसे पहले जो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे हमें ऐसे इवेंट्स देखने को मिले हैं इंडियन हिस्ट्री में। ठीक है, स्पेशली ब्रिटिश इंडियन हिस्ट्री में, कॉलोनियल जब रूल था भारत में, तो इतना सप्रेशन, ऐसे ऐसे कांड, हत्याकांड, जलियांवाला बाग और इतना रिप्रेशन वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम के बाद में हमें देखने को मिला और वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पर भी मिला। तो उसकी वजह से ये दोनों जो मूवमेंट्स हैं ये उभर कर आई, क्योंकि देखो भारत के लोगों की जो आशाएं थी कि वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पर उन्होंने जितना साथ दिया ब्रिटिशर्स का, स्पेशली गांधी जी, जिन्होंने भर भर की जो है रिक्रूटमेंट के लिए, मतलब वो है क्या बोलते हैं, कैंपेन किया कि ज़्यादा से ज़्यादा भारत के लोगों को जो है ब्रिटिश इंडियन आर्मी में रिक्रूट करा जाए, ताकि वो ब्रिटिश की तरफ से लड़ सकें, ब्रिटिश लोगों के लिए जान दे सकें। तो मतलब कि वो जो सारी आशाएं थी हमारी, वो चकनाचूर हो गई। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में। अब वो इंसिडेंट क्या क्या है उनके बारे में मैं बताता हूँ। अभी मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ पिछले वीडियोस में, लेकिन अभी मैं बताऊंगा डीपली, थोड़ा सा बताता हूँ मैं, कि समझ आ जाएगा आपको, दोबारा रिकॉल हो जाएगा। देखो, सबसे पहली चीज़ तो है इकोनॉमिक सिचुएशन। ठीक है, इकोनॉमिक सिचुएशन अगर आदमी की ठीक नहीं होती तो उसकी ज़िंदगी में जो है मुश्किलें ही मुश्किलें आ जाती हैं, ये आपको पता होगा। अगर आपके पास जो है पैसा नहीं है, ठीक है, अगर पैसा नहीं होगा तो 2 वक्त की रोटी कैसे खाओगे, घर कैसे चलाओगे। ठीक है, तो वो जो इकोनॉमिक सिचुएशन थी वो बहुत ख़राब हो गई थी वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पर, क्योंकि उस टाइम पर हमें प्राइस में इतना ज़्यादा राइज देखने को मिला। एक तो प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, क्योंकि जो सारा सामान था वो वॉर के मतलब ब्रिटिश इंडियन आर्मी के लिए यूज़ हो रहा था। उनके वहाँ पर जहाँ वो लड़ रहे हैं उनको भेजा जा रहा था, तो मतलब कि सप्लाई कम थी, डिमांड ज़्यादा थी, तो उसकी वजह से जो है प्राइसेस जो हैं वो बढ़ गए। ठीक है, एक तो ये रीज़न था। दूसरा, जो इकोनॉमिक सिचुएशन जो ख़राब थी उसका क्या रीज़न था, उसका ये रीज़न था कि जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ हैं, अब देखो अगर आपका सामान जो है वो प्राइस इतने ज़्यादा हाई हो जाएंगे तो लोग उसको खरीद नहीं पाएंगे। ठीक है, अब अगर लोग नहीं खरीद पाएंगे तो जो वो चीज़ बिक ही नहीं रही तो आप उसको प्रोड्यूस कैसे करोगे।
समझ रहे, जो वो अब जो चीज़ बिक ही नहीं रही तो उसका फ़ायदा क्या प्रोड्यूस करने का आपका, ठीक है ना, वो तो वेस्टेज है फिर, क्योंकि आपको जो है पैसा तो नहीं मिलेगा, आप प्रोड्यूस करते रहो उसको इंडस्ट्री के अंदर, फैक्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चर करते रहो, प्राइसेस ही इतने ज़्यादा हाई हैं तो लोग उसको खरीद ही नहीं पाएंगे, लोगों के पास इतना पैसा ही नहीं है, ठीक है, बात समझ रहे हो ना। तो मतलब कि उस वजह से जो है प्रोडक्शन भी कम हो गई, अब इतनी महंगाई की वजह से प्रोडक्शन भी कम हो गई इंडस्ट्री की, इंडियन इंडस्ट्रीज़ की, और उसके ऊपर से जो है ये ब्रिटिशर्स का इन्वेस्टमेंट भी हमें दबा कर देखने को मिली, कि जो ब्रिटिश लोग हैं वो अपनी फैक्ट्रीज वगैरह जो इस्टेब्लिश कर रहे थे इंडस्ट्रीज़ में, उनमें काफ़ी इन्वेस्ट करते थे, तो मतलब कि हमारी इंडस्ट्रीज जो है कॉम्पिटिशन झेल ही नहीं पाई, ठीक है, कंपटीशन भी नहीं झेल पाई, तो उसकी वजह से मतलब कि वो बंद होने की कगार पर आ गई है, ठीक है। तो ऐसा सिचुएशन उस टाइम पर बन गया था। अब उसके बाद में अगर टैक्सेस की बात करें तो वो तो हमेशा से ही ब्रिटिशर्स की ये रीति रिवाज रही है कि दबा कर जितना टैक्स ले सको इन भारत के लोगों से उतना लो, जितना एक्सप्लॉइट कर सको उतना एक्सप्लॉइट करो, ठीक है। तो ये तो हमेशा से ही स्ट्रैटेजी रही है, इसमें कोई मतलब नई ऐसी चौंकाने वाली बात नहीं है। तो ये कुछ रीज़न थे जिनकी वजह से इकोनॉमिक सिचुएशन हमारे देश की जो है बहुत ख़राब हो गई थी वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पर, जबकि हमने उन लोगों का साथ दिया, हमने वॉर में उनका साथ दिया, लेकिन फिर भी हमारे ऊपर जो है इतना ये इकोनॉमिक जो सिचुएशन का जो डिस्ट्रक्शन हुआ उसका पहाड़ हमारे सर पर गिर गया, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम से, इस डिटीरियोरेटिंग सिचुएशन से, इकोनॉमिक सिचुएशन से सभी सेक्शन जो हैं वो गुजर रहे थे। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर सेक्ट गुजर रहा है, एक पर्टिकुलर रिलीजन गुजर रहा है। इकोनॉमिक सिचुएशन खराब है तो वो सबके लिए है, ठीक है ना, वो एक बंदे के लिए नहीं है। तो मतलब कहने का है कि इकोनॉमिक सिचुएशन जो है वो बहुत ख़राब थी। रीज़न मैंने बता दिए, टैक्सेस हो गया, इंडियन इंडस्ट्रीज डिस्ट्रॉय हो गई, धीरे धीरे कागार पर आ गई बंद होने की, प्राइसेस में इतने ज़्यादा हाई राइजेस, इतने इतने राइज देखने को मिले कि लोग खरीद ही नहीं पाते थे, उनको खरीद नहीं पाएंगे तो खाएंगे क्या, ठीक है, भूखे मर जाएंगे। तो ये जो चीज़ थी ये इकोनॉमिक सिचुएशन के कुछ वो थे, कुछ रीज़न थे, कुछ फैक्टर थे। अब दूसरा चीज़ जो है वो है राउलेट एक्ट। राउलेट एक्ट जो है वो इतना सप्रेसिव एक्ट था कि उसने क्या किया मैं बताता हूँ आपको, कि कोई भी इंसान जिस पर ब्रिटिश गवर्नमेंट को अगर शक भी होगा कि ये जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, अगर इतना डाउट भी होगा, ठीक है, डाउट की बात कर रहा हूं मैं, प्रूफ की तो बात ही नहीं कर रहा मैं, प्रूफ तो बाद की बात है, अगर डाउट भी हो गया ना तो भी वो उस आदमी को जेल में डाल सकते हैं, ठीक है, बिना किसी ज्यूरी के, बिना किसी ट्रायल के, ठीक है, कोई कोर्ट बिठाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, सीक्रेट जो क्या बोलते हैं उनका जो ट्रायल होगा बेसिकली वो सीक्रेसी में होएगा, मतलब कि लाइक पब्लिक कोर्ट नहीं होगी, समझ रहे हो। तो मतलब कहने का ये है कि जिस उनका जो भी मन करे, जिस पर भी मन करे कि भाई तू जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में काम कर रहा है तो चल जेल में चल, ठीक है। तो ये वाला जो सिस्टम था उनका ये उन्होंने दिया हमें राउलेट एक्ट के थ्रू, ठीक है। तो मतलब ये कि हम सोच रहे थे कि हमें मिलेगा कुछ अच्छा मिलेगा, हमारा ही साथ दिया हमने इतना ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पर, तो कुछ हमें कुछ क्या कंसेशन मिलेंगे, कुछ सपोर्ट मिलेगा ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन वो सारे जो हमारे अरमान थे वो चकनाचूर कर दिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ठीक है, राउलेट एक्ट लाकर। उसके बाद में राउलेट एक्ट जब ले आए तो फिर सारे ही सेक्शन जो हैं इंडिया के, भारत के सारे जो मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, सब ने अपोज किया इस एक्ट का, और फिर जो है वायलेंस काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिला, स्पेशली बॉम्बे में, पंजाब में तो इतना ज़्यादा वायलेंस मिला है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है कि पंजाब में जो वायलेंस था स्पेशली 1919 के अप्रैल में, वो 1857 के बाद में ऐसा पहली बार हुआ है कि इतना वायलेंस हमें देखने को मिला है, ठीक है, उस महीने में, स्पेशली सिर्फ एक महीने में, अप्रैल 1919 में। और गेस करो अप्रैल 1919 में ही जलियांवाला बाग हुआ है, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो किया था जनरल डायर ने, तो वो हुआ ही अप्रैल 1919 में है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि मार्शल लॉ लगा दिया पंजाब के ऊपर, आर्मी को पूरी पावर दे दी, जलियांवाला बाग में जो है मतलब खुलेआम गोली चला दी, कितने लोग मर गए उसमें कि उसकी गिनती भी नहीं पता हमें कि कितने लोग उसमें मरे हैं, इतनी बुलेट जो है 1650 आई थिंक बुलेट जो है वो तो हमें लाइक मतलब प्रिसाइजली बोल रहा हूँ, प्रिसाइजली हमें 1650 बुलेट तो मिली ही मिली है,
ठीक है, मतलब इतनी गोलियां तो चलाई हैं उन लोगों ने हमारे ऊपर। तो ये जो चीज़ है, राउलेट एक्ट, मार्शल लॉ पंजाब में, फिर उसके बाद में जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड है बैसाखी के दिन जो हुआ था, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को। तो मतलब कि ये वाला जो चीज़ थी, ये भी एक रीज़न था इन दो मूवमेंट्स का उभरने का। ठीक है, मतलब दोनों का नहीं बोलूंगा मैं, नॉन कॉपरेशन का बोलूंगा, क्योंकि खिलाफत का तो अपना ही एक इशू था, ठीक है, खिलाफत आंदोलन का। अब तीसरी चीज़ जो है वो है हंटर कमेटी। अब हंटर कमेटी जो है, अगर चलो आपने जो हत्याकांड हुआ उसमें लोग मरे पंजाब में बैसाखी के दिन, वो सारी कुछ चीज़ हो गई। उसके बाद में हमने सोचा कि थोड़ा होप हमने हमें एक्सपेक्ट किया कि इन्वेस्टिगेशन तो कम से कम तुम लोग ढंग की करोगे ना, अंग्रेज लोग, तुम कम से कम इन्वेस्टिगेशन तो ढंग की कर सकते हो, या वो भी नहीं कर सकते। तो उसमें भी इन्होंने हमें धोखा दिया। उसके लिए इन्होंने बिठाई थी हंटर कमेटी, ठीक है। अब हंटर कमेटी, जो हंटर है, हंटर बेसिकली उसका जो चेयरमैन था बंदा, उसका नाम था, ठीक है। तो हंटर कमेटी जो थी, अब उसने क्या किया, उसने कहा कि हाँ हम कंडेम करते हैं, ठीक है, हम कड़ी निंदा करते हैं, लेकिन जो है ना कि मतलब कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया जनरल डायर के ऊपर बेसिकली, ठीक है। और तो और कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में हाउस ऑफ लॉर्ड होता है और हाउस ऑफ कॉमन होता है। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में तो बल्कि जनरल डायर के एक्शन को प्रेज किया गया कि भाई बहुत बढ़िया करा तुमने, जनरल डायर तुमने बहुत बढ़िया करा, ऐसे गोलियां चलाई, मतलब कि जनरल डायर का साथ दिया। और ब्रिटेन के एक अखबार है मॉर्निंग पोस्ट नाम से, तो मॉर्निंग पोस्ट में जो है इन लोगों ने पैसा इकट्ठा किया, मतलब चंदा इकट्ठा किया, कंट्रीब्यूशन फॉर जनरल डायर, कि कोई ऐसा महान काम करके आया है वो आदमी, ठीक है। तो उस लिए इन्होंने जो है उसके लिए चंदा कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन किया। और उस कंट्रीब्यूशन में रुडयार्ड किपलिंग का नाम तो आपने सुना होगा, ही वॉज द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूटर। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो अंग्रेज लोग थे, जो फिरंगी थे, ये कैसे थे, ये आप देख लो अब, ठीक है, समझ में आ रही होगी सारी बात। अब इससे ज़्यादा नहीं बोलूंगा मैं इस टॉपिक के बारे में। अब हंटर कमेटी जो है उसने कुछ नहीं किया, उसने बस कड़ी निंदा करके जो है जनरल डायर को रिहा कर दिया, ठीक है। कोई इसमें एक्शन नहीं लिया गया, कोई पीनल एक्शन नहीं लिया गया उस पर, कोई उस पर मतलब क्या बोलते हैं डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लिया गया उस पर। अगर ये भी एक रीज़न था, ठीक है, इन दो मूवमेंट्स का उभरने का, स्पेशली नॉन कॉपरेशन का। क्योंकि खिलाफत का तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि उसका एक अलग इशू था, मुस्लिम रिलीजन वाला जो था, ठीक है, टर्की वाला। अब तीसरा, इसमें चौथा जो रीज़न है वो था कि जो रिफॉर्म्स थे, ये मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स थे, मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स का भी एक जो है एक इशू था। यानी कि हम सोच रहे थे कि रिफॉर्म्स आएंगे, स्पेशली मॉडरेट लोग सोच रहे थे, कांग्रेस की मॉडरेट पार्टी जो है, मॉडरेट जो सेक्शन है कांग्रेस में, तो वो सोच रहा था कि रिफॉर्म आएंगे, ठीक है, मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म आने वाले हैं, कोई बढ़िया चीज़ देंगे हमें, बढ़िया चीज़ देंगे। कुछ नहीं दिया उन्होंने, घंटा दिया उन्होंने दे दी हमें डायर की, ठीक है। डायर की में क्या होता है कि भाई जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो हैं स्टेट के अंदर, वो तो उन्होंने अपने अंडर में ले लिए, ठीक है। फाइनेंस हो गया, लॉ एंड ऑर्डर हो गया, पुलिस हो गया, उसके बाद में क्या बोलते हैं ये रेवेन्यू हो गया, मतलब एग्रीकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर भी ले लिया उन्होंने। तो मतलब कहने का ये है कि इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो हैं, इंपॉर्टेंट इश्यूज, इंपॉर्टेंट जो सेक्टर्स हैं, ठीक है, वो तो उन्होंने अपने अंडर में ले लिए। और जो ऐसे हैं कि ठीक ठाक, जैसे हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, ये तुम संभाल लो, ठीक है। तो मतलब कि उन्हें जो है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट तो बनानी थी किसी ना किसी तरह, कि भाई ये जो लोग हैं अब इतनी मांग कर रहे हैं तो इनको कुछ ना कुछ तो टुकड़े तो फेंकने ही पड़ेंगे। लेकिन वो ना कि सारी सारी तो पावर नहीं दे सकते ब्रिटिश लोग, फिरंगी, वो तो कभी देंगे नहीं हमें सारी ताकत, वो तो हमें पता ही था। तो उन्होंने क्या किया कि थोड़ी बहुत जो है ये टुकड़े फेंक दिए, कि ऐसे जो इतने इंपॉर्टेंट सेक्टर नहीं है, इनमें तुम जो करना चाहो, हाथ पैर मारना चाहो मार लो, जो मेन जो पावर वाली जो चीज़ है वो हम अपने अंडर में रखेंगे, ठीक है। तो मतलब कि एग्जीक्यूटिव जो है ना, एग्जीक्यूटिव अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो ये ऐसे आता है कि लाइक एग्जीक्यूटिव जो पावर होती है बेसिकली, तो उसमें दो दो एग्जीक्यूटिव बना दिए गए। बेसिकली क्या है कि एग्जीक्यूटिव जो है वो दो बना दिए गए। एक जो एग्जीक्यूटिव है वो तो है मिनिस्टर्स, ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं टू द लेजिस्लेचर, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। अगर प्रोविंशियल लेजिस्लेचर जो है, अगर वो नो मोशन पास कर देगा, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास कर देगा प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, तो उन्हें रिजाइन करना पड़ेगा इन मिनिस्टर्स को, ठीक है, हमारे मिनिस्टर्स को, जिनको मतलब जिनको टुकड़े फेंक दिए थे इन्होंने, इन लोगों ने, फिरंगियों ने।
और जो रियल पावर है वो थी ब्यूरोक्रेट्स, जो ये ब्रिटिश लोग अपॉइंट करते थे, नॉमिनेट करते थे बेसिकली। तो वो जो गवर्नर होता था ना, गवर्नर की एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल होती थी उसमें ब्यूरोक्रेट होते थे जो नॉमिनेट ब्रिटिश गवर्नमेंट ही करती थी। तो वो जो लोग हैं वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास भी कर दिया लेजिस्लेचर ने तो उनको रिजाइन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, वो जवाब नहीं देंगे, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि देख लो कि मतलब किस तरह की रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन्होंने दी थी हमें, ठीक है। डिक्लेरेशन करी थी ना अगस्त, उसमें अगस्त डिक्लेरेशन, अगर आपको पता हो, अगस्त डिक्लेरेशन जब करी थी 1917 में कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हम देने वाले हैं तुम लोगों को, ठीक है। तो वो जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है वो ये गवर्नमेंट थी वो, ठीक है, डायरकी वाली गवर्नमेंट देने वाले थे वो हमको। तो ये जो रीजन थे ना, इनकी वजह से मतलब कि हमें दबाकर जो है अत्याचार हमारे ऊपर, हमारे साथ अन्याय, धोखा, ठीक है, वो हमें मिला है। ये जो रीजन थे ये मैंने बता दिया आपको, ठीक है। एग्जाम में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है, एग्जाम के लिए ही है मतलब, लेकिन मैंने हिंदी में बता दिया। अपनी भाषा में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक बात आपको पता होनी चाहिए कि देखो, हिंदू और मुस्लिम की जो इस टाइम पर यूनिटी थी ना, वो हमें देखने को मिली है। खिलाफत और नॉन कॉपरेशन की जब हम बात करते हैं तो हम बेसिकली नॉन हिंदू मुस्लिम यूनिटी की भी बात आ जाती है। अब वो जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी थी वो कैसे बनी, बेसिकली वो बनी कैसे, उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये है कि मैंने पिछले वीडियोस में बता रखा है ऑलरेडी, मैंने डिस्कस भी किया था। लखनऊ पैक्ट जो है वो 1916 में हुआ था। 1916 में देखो जो क्या बोलते हैं ना कि मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट का रीयूनियन भी हुआ था। मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट जो स्प्लिट हो गए थे 1907 में सूरत स्प्लिट में, उनका रीयूनियन हुआ था 1916 में। तो 1916 में लखनऊ पैक्ट भी हुआ था हिंदू और क्या बोलते हैं हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में, ठीक है। मतलब मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में, ये कह सकते हो कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में जो है ये लखनऊ पैक्ट हुआ था कि मुस्लिम लीग की कुछ मांग थी सेपरेट इलेक्टोरेट वगैरह की, वो कांग्रेस ने मान ली, और कांग्रेस की जो डिमांड थी वो मतलब मुस्लिम लीग ने मान ली थी। तो लखनऊ पैक्ट की वजह से एक जो है मुस्लिम यूनिटी हमें देखने को मिली है, ठीक है। उसके बाद में जो राउलेट एक्ट था वो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि भाई सभी सेक्शन जो है वो एकजुट हो गए थे कि ये तुम क्या दे रहे हो हमें, ठीक है। राउलेट एक्ट देना था क्या तुम्हें, हमने तुम्हारा साथ दिया। तो उसमें सारे हिंदू मुस्लिम सारे एक साथ में थे, ठीक है, यूनाइटेड थे अगेंस्ट द राउलेट एक्ट। ये दूसरा पॉइंट है, ठीक है। हिंदू मुस्लिम यूनिटी के पॉइंट बता रहा हूं मैं कि हिंदू मुस्लिम जो यूनिटी आई थी वो कैसे आई थी। अब जो तीसरा पॉइंट है वो है कि जो ये रेडिकल मुस्लिम्स थे, स्पेशली जिन्ना, ठीक है, जिन्ना जी जो थे, ये टू नेशन थ्योरी वाले मिस्टर जिन्ना, तो वो भी क्या बोलते हैं रेडिकल नेशनलिस्ट में आते हैं, रेडिकल मुस्लिम नेशनलिस्ट में। फिर अबुल कलाम आज़ाद, उसके बाद में हकीम अजमल खान, और फिर हसन इमाम। तो ये कुछ मुस्लिम लीडर थे जिनका एक रेडिकल नेशनलिस्ट की तरफ झुकाव था, ठीक है। अगर अलीगढ़ मुस्लिम जो अलीगढ़ वाला जो स्कूल था, अलीगढ़ मुस्लिम जो वो ट्रेंड था वो जो चल रहा था अलीगढ़ वाला, उसमें उससे जो रिलेटेड लीडर्स थे वो थोड़े से ना कि मतलब ब्रिटिशर्स का साथ दो, ब्रिटिशर्स मतलब ब्रिटिश हमारे लिए अच्छा करेंगे, बढ़िया करेंगे, इनका अपोज मत करो, वो ऐसे वाले मतलब इस थिंकिंग वाले वो लोग थे, ठीक है। अलीगढ़ मुस्लिम जो स्कूल था उससे रिलेटेड जो मुस्लिम लीडर्स थे वो ऐसा सोचते थे। लेकिन अब जो ये क्या बोलते हैं गरम खून वाले जो लोग हैं ना, ये जिन्ना, और फिर उसके बाद में अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खान और हसन इमाम, ये जो कुछ मुस्लिम लीडर्स थे बेसिकली एक रेडिकल जो ना रेडिकल ट्रेंड वाले, रेडिकल मुस्लिम ट्रेंड वाले, नेशनलिस्ट ट्रेंड वाले लीडर्स है ये, ठीक है। तो इनकी वजह से भी जो है ना, क्योंकि अब इनका दबदबा बन गया था मुस्लिम लीग के ऊपर, तो ये जो है क्लोज आ रहे थे कांग्रेस के आइडियल्स की तरफ। तो इनकी वजह से भी जो है हमें ज़्यादा क्या बोलते हैं ना कि एक नेशनलिस्ट एक मूवमेंट में इनका पार्टिसिपेशन देखने को मिला है, ठीक है, मुस्लिम्स का। यानी ये जो लोग थे, जो ये मतलब कि गरम खून वाले मुस्लिम सेक्ट में जो ये लोग थे जिनके नाम मैंने अभी बताए हैं आपको, तो वो जो लोग थे वो थोड़े से ना कि मतलब क्या बोलते हैं कि दम लगा के मतलब जोर से फेंकना है, क्या ना कि मतलब बाय फोर्स फेंकना है आपको ना, आउट आउट मतलब ब्रिटिशर्स को देश से बाहर निकालना है। तो मतलब कि ऐसा नहीं कि हाँ मतलब आप हमारे लिए ये करोगे वो करोगे, ऐसा नहीं थिंकिंग थी इन लोगों की। ये भी जो है कांग्रेस के आइडियल्स की तरफ इनका झुकाव था, कहने का मतलब ये है, ठीक है। और यही लोग जो है यंगर नेशनलिस्ट बोल सकते हो आप इनको, यंगर एलिमेंट बोल सकते हो, मुस्लिम लीग के यंगर एलिमेंट। तो इनका जो है दबाव बन गया था मुस्लिम लीग के ऊपर आने वाले टाइम में, ठीक है। तो इस टाइम पर जब इनका दबाव बन गया तो कहने का मतलब है कि जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी है वो काफ़ी अच्छी हमें देखने को मिली है, ठीक है। अब इसी माहौल में जो चीज़ें हुई,
ठीक है, मैंने जो इंसिडेंट बताए थे आपको थोड़ी देर पहले, तो उनकी वजह से जो है फिर इसी माहौल में हमें खिलाफत इशू भी देखने को मिल गया। खिलाफत इशू क्या था बेसिकली, कि जो ये टर्की जो आफ्टर आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन जो है, आप देखोगे कि तुर्की के जो सुल्तान थे, ठीक है, उनके ही पास पॉलिटिकल पावर थी सारी, उनके पास जो पॉलिटिकल पावर थी वो उनके पास थी, ठीक है, जो तरकीम के जो सुल्तान थे। और उनको जो है मुस्लिम जो लोग हैं पूरे दुनिया के, वो सभी उनको अपना स्पिरिचुअल हेड मानते थे, ठीक है, खलीफा मानते हैं उनको, खलीफा स्पिरिचुअल हेड को खलीफा कहते हैं। तो वो जो है तुर्की के सुल्तान को खलीफा मानते थे, ठीक है। अब क्या हुआ कि ब्रिटिश जो ये वर्ल्ड वॉर वन था, उसके बाद में ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि जैसे कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और तुर्की एक साइड में थे। अब जब ये वर्ल्ड वॉर वन के टाइम पे जो ब्रिटिशर्स जीत गए, तो उन्होंने तुर्की के टुकड़े कर दिए, ठीक है। अब तुर्की के टुकड़े कर दिए, और जो सुल्तान है वो क्या बोलते हैं, उसको भी कोई पावर, मतलब उसकी पावर भी खत्म हो गई। तो इसी वजह से बेसिकली यही एक ट्रिगर का पॉइंट था, ये खिलाफत इशू था, ठीक है। खिलाफत इशू का जो रीजन यही था, ठीक है। तो अब क्या हुआ आगे कि मुस्लिम्स की डिमांड तो कुछ और थी, ठीक है, कि मतलब उन्होंने सोचा कि जो है ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है वो लीनियंट रहेगी। उनके कुछ डिमांड थी, उनकी डिमांड भी बता देता हूँ मैं। उनकी डिमांड ये थी कि भाई एक तो खलीफा जो है हमारे, उनको जो ये सेक्रेड प्लेसेस हैं तुर्की में जो उनके अंडर में आते हैं, बेसिकली जो सेक्रेड प्लेसेस हैं वो सारे उनके अंडर में दे दो, ठीक है। क्योंकि मतलब उनका कंट्रोल रहना चाहिए हमारे सीक्रेट प्लेसेस पे जहां पर हमारी मान्यता है। एक तो मुस्लिम्स की ये डिमांड थी। दूसरी थी कि भाई खलीफा की जो सारी टेरिटरीज हैं उनको आप यूं तोड़ो मत, उनके पास जो है एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टेरिटरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब सारे टुकड़े, मतलब पूरे तुर्की के टुकड़े करके बांट लिए आपस में और उनको मतलब खाली हाथ छोड़ दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको उनको एक मतलब उनको लैंड दो, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लैंड उनके पास होनी चाहिए, वो हमारे स्पिरिचुअल हेड है, ठीक है। तो ये दूसरी डिमांड थी इनकी, मुस्लिम्स की। अब क्या हुआ कि जो ये डिमांड थी, अब इस ये एक रीजन, ये एक ना प्लेटफॉर्म बन गया बेसिकली कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए, समझ रहे हो। अब मुस्लिम्स को भी जो है क्या बोलते हैं, उनका भी टकरार था ब्रिटिश गवर्नमेंट से, और जो है हमारा भी टकरार था, ठीक है। हमारे साथ भी उन्होंने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने काफ़ी अत्याचार करा था। तो इस रीज़न ने, ठीक है, ये जो क्या बोलते हैं खिलाफत वाला जो इशू था, इसने जो है हमें एक वो दे दिया, एक प्लेटफॉर्म दे दिया, ठीक है। मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में एक साथ में लड़ने का, ठीक है। तो बात समझ में आई होगी। खिलाफत इशू मैंने बता दिया आपको, ठीक है, कि खिलाफत इशू बेसिकली क्या था, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ आगे कि अब 1919 में, कि 1919 की बात है ये, कि जो ये खिलाफत लीडर जो हैं बेसिकली, जिनके नाम मैंने अभी बताए थे, ठीक है, जैसे कि अब अली ब्रदर हो गए, शौकत अली, मोहम्मद अली, इनके नाम तो आपने सुने ही होंगे, काफ़ी फेमस है, अली ब्रदर्स बोलते हैं इनको। फिर उसके बाद में मौलाना आज़ाद, हकीम अजमल खान, फिर हसरत मोहानी, जिनके नाम मैंने अभी लिए हैं, ठीक है, मतलब मैंने अभी आपको बताया भी था। तो ये जो लीडर्स थे बेसिकली, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो है ना खिलाफत कमेटी बनाई, ठीक है। कब बनाई? 1919 में। क्या करने के लिए? कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को फोर्स करना है कि वो तुर्की के अगेंस्ट में जो उनका एटीट्यूड है ना, जो ये मतलब टुकड़े कर रहे हैं तुर्की के, और जो है पूरे सारी पावर छीन लेंगे हमारी खलीफा की, तो उनका एटीट्यूड को चेंज करना है। मतलब कि उनका जो है ना, उनका क्या बोलते हैं, फेवर में, उनको फेवर में लेके आना है, मतलब। तो ये बेसिकली एम था, ठीक है ना। मुस्लिम लोग नाराज थे, मतलब कहने का मतलब ये है, ठीक है, ब्रिटिश के, ये जो ब्रिटिश ने जो किया था तुर्की के साथ में। अब क्या हुआ आगे कि ठीक है, चलो ये हमने सारी बात कर ली, खिलाफत कमेटी बना दी इन लोगों ने, अली ब्रदर ने, मौलाना आज़ाद, फिर अजमल खान, हसरत मोहानी। तो इन लोगों ने जब ये बना दी, फिर कल खिलाफत कमेटी बना दी, तो इसके बाद में जो है एक एजिटेशन का, एक जो प्रोटेस्ट का ग्राउंड प्रिपेयर हो गया, ठीक है। पूरा ग्राउंड पेपर हो गया ब्रिटिश गवर्नमेंट का एटीट्यूड चेंज करने के लिए, जो है इन्होंने एक प्लेटफॉर्म दे दिया, ठीक है, हिंदू और मुस्लिम को, या फिर कांग्रेस और मुस्लिम लीग का एकजुट होने का। अब खिलाफत और नॉन कॉपरेशन जो है वो उभर के कैसे आई, वो बेसिकली उनका उनका वो जो जुड़ाव है वो कैसे हुआ, उसके बारे में बताता हूँ मैं। देखो, खिलाफत जो लीडर थे ना बेसिकली, जिनके नाम मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिए हैं, ठीक है, अली ब्रदर और हसरत मोहानी, और ये सारे लोग जिनके नाम लिए थे अभी मैंने, तो ये सारे लोग जो हैं शुरू में तो क्या करते थे कि पेटिशन देंगे, मीटिंग करेंगे, ठीक है, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट आप एटीट्यूड चेंज करो, ऐसा नहीं, मतलब ये ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे वो स्पिरिचुअल हेड हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते। तो ये मतलब कहने का मतलब है कि शुरू में इन्होंने जो है रैडिकल एक ट्रेंड को फॉलो नहीं किया, ठीक है, फोर्स के साथ में हटाने का इनका वो नहीं था, मतलब शुरू में।
लेकिन फिर क्या हुआ कि जो कुछ टाइम बाद में जो है, बाद में हम क्या देखते हैं कि जो ना इन्होंने फिर सोचा कि भाई ये इससे कोई फ़ायदा नहीं है, पेटिशन वेटिशन देने से कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ नहीं करने वाले ब्रिटिश गवर्नमेंट लोग, कुछ नहीं करेंगे, ये बस क्या बोलते हैं ना, हमारा जो है हमें एक्सप्लॉइट करेंगे। तो फिर एक मिलिटेंट ट्रेंड उभर कर आया। ठीक है, एक मिलिटेंसी उभर कर आई कि अब तो हम जो है सारी कॉपरेशन हटा देंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट का साथ हम बिल्कुल नहीं देंगे। ठीक है, स्टॉप ऑल द कॉपरेशन विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, मतलब कि एक एक्टिव फेज आ गया, एक मिलिटेंट फेज आ गया। ठीक है, अब पेटिशन वेटिशन पे ये ज़्यादा भरोसा नहीं करते थे ये खिलाफत लीडर जो हैं। अब ये कुछ टाइम बाद इन्होंने देखा जब कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है इस नहीं सुन रही इनकी, तो फिर मतलब अपना जो है दूसरा दूसरा वाला हथियार इन्होंने अपना लिया। ठीक है, नॉन कॉपरेशन वाला जो है कि मतलब सारी कॉपरेशन हटा देंगे, बिल्कुल कॉपरेट नहीं करेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ में, बॉयकॉट कर देंगे सारी चीज़ों को अंग्रेज़ों की। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि इसी वजह से फिर ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस जो है होस्ट करी गई। कहाँ करी गई? दिल्ली में करी गई 1919 में ही। ठीक है, मैंने बताया था खिलाफत कमेटी कब बनी थी? 1919 में ही बनी थी। ठीक है, शुरुआत में साल के। फिर जो है अब कमेटी बना दी तो कॉन्फ्रेंस तो करोगे ना, मिलो तो कम से कम। ठीक है ना, कमेटी बना के रख दी तो मिलने, फिर उस जो कॉन्फ्रेंस थी वो हुई थी साल के एंड में। ठीक है, नवंबर के आसपास। रटने की जरूरत नहीं है, बस मैं बता रहा हूँ कि कॉन्फ्रेंस हुई थी, खिलाफत कॉन्फ्रेंस हुई थी दिल्ली में। फिर वहां पर क्या हुआ कि भाई हम जो है सारा बॉयकॉट कर देंगे, जैसे मैंने अभी बताया आपको। ठीक है ना, लेटर फेज में, मतलब बाद में जो है इन्होंने अपना चेंज कर लिया, अपना जो मेथड था। तो उस कॉन्फ्रेंस में, खिलाफत कॉन्फ्रेंस में जो दिल्ली में हुई थी 1919 के एंड में, उसमें इन्होंने क्या किया कि सारे ब्रिटिश के जो गुड्स हैं, सारे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ब्रिटेन से इंपोर्ट होते हैं, सबको हम बॉयकॉट करेंगे। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस कि ब्रिटिशर्स अपना जो ट्रीटी के जो टर्म्स हैं, ठीक है, जो पीस ट्रीटी हुई थी इनकी एक्चुअली, जो ये करने वाले थे, उसके अगर टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो चेंज जब तक नहीं करेगी ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है, अगेंस्ट टर्की, तो तब तक हम बॉयकॉट करते रहेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट का। ठीक है, ये इनका मोटिव था। ठीक है, खिलाफत कॉन्फ्रेंस का बेसिकली। अब क्या हुआ, गांधी जी जो हैं, गांधी जी को लगा कि भाई ये तो बहुत जो है अच्छा मौका है। ठीक है, कि ये तो भाई मतलब सोने पे सुहागे वाली बात हो गई कि हम भी अगेंस्ट में है ब्रिटिश गवर्नमेंट के, और खिलाफत वाला इशू भी हो गया, तो मतलब कि मौका सही है। और जो है इस मौके को मतलब जो है ना कि क्या बोलते हैं, दबा के रख लो अब। और इसीलिए गांधी जी जो है वो थे प्रेसिडेंट। ठीक है, ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी के प्रेसिडेंट जो थे वो थे गांधी जी। अब गांधी जी को ही जो है एक लगा कि हाँ, मास और यूनाइटेड एक्शन जो है, यूनाइटेड नॉन कॉपरेशन अब हम कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मुसलमान लोग जो हैं, मुसलमान जो कम्युनिटी के लोग हैं, वो भी अब हमारे साथ में जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो गांधी जी को ये लगा अब। ठीक है, उनके दिमाग में ये आइडिया आया। अब इसके बाद में क्या हुआ कि कांग्रेस का जो स्टैंड था ना, कांग्रेस का स्टैंड जो था वो कुछ अलग था बेसिकली। कांग्रेस में क्या था कि गांधी जी जो थे वो तो सोचते थे कि हाँ, सत्याग्रह और नॉन कॉपरेशन करेंगे खिलाफत इशू के ऊपर, कि हाँ जो ये मुस्लिम लीडर जो है उनके साथ में अन्याय नहीं होना चाहिए। तो गांधी जी जो कहते थे, गांधी जी तो कह रहे थे कि हम करेंगे सत्याग्रह और नॉन कॉपरेशन फॉर द खिलाफत इशू। ठीक है ना, मतलब कि खिलाफत इशू के लिए आप नॉन कॉपरेशन करोगे, कहने का मतलब ये है, गांधी जी ये कह रहे थे। ठीक है, कि मतलब एक रिलीजियस रीजन के ऊपर जो है आप वो करोगे, क्या बोलते हैं ना, एक सत्याग्रह को लॉन्च करोगे, नॉन कॉपरेशन करोगे। लेकिन इस रीजन से जो है हमारे और लीडर खुश नहीं थे कांग्रेस के। ठीक है, वो खुश नहीं थे कि एक रिलीजियस रीजन के ऊपर क्या बोलते हैं पॉलिटिकल एक्शन करना, ये उनके जो है उनको ठीक नहीं बैठा। ठीक है, उनमें से एक थे तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, जो कि क्या बोलते हैं, मैंने पिछली वीडियोस में बताया है कि शिवाजी और गणपति फेस्टिवल्स पे वो प्रचार प्रसार करते थे। ठीक है, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज का, मिलिटेंट नेशनलिज्म का बेसिकली। तो तिलक जो थे, बाल गंगाधर तिलक, वो अगेंस्ट में थे। ठीक है, कि भाई मुस्लिम लीडर से एक रिलीजियस इशू के ऊपर ये अलायंस बनाना ये गलत है, ये तो गलत है। ठीक है, सेक्युलर कोई चीज हो, उस पर सेक्युलर एक आपके पॉइंट हो, उस पर अलग बात है पॉलिटिकल अलायंस बनाना। लेकिन एक रिलीजियस चीज के ऊपर आप अलायंस बना रहे हो, ठीक है, तो मतलब वो उसके तरफ नहीं थे। और उनको जो सत्याग्रह वाला जो ये मेथड था ना गांधी जी का, कि नॉन वायलेंस सत्याग्रह है, ये वाला जो उनको जो है ना रास नहीं बैठा, मतलब कहने का मतलब है। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक को। तो क्या हुआ कि गांधी जी जो हैं, ठीक है, वो कन्विंस करने लग गए अब
कि भाई तिलक जी को कि आप जो है मान जाओ, ये सत्याग्रह वाला मेथड बहुत बढ़िया है, ठीक है, सत्याग्रह से जो है क्या बोलते हैं हमें स्वराज मिल जाएगा, 1 साल में ही मिल जाएगा, बल्कि ये भी कहा गांधी जी ने कि हमें 1 साल में ही वो मिल जाएगा, ठीक है, स्वराज, ठीक है, अगर नॉन कॉपरेशन जो है वो ढंग से होएगा तो। ये गांधी जी का मानना था बेसिकली। तो अब क्या किया गांधी जी ने, तिलक को जो है वो बताया भाई कि सत्याग्रह की कौन कौन से फायदे हैं और क्या जो मौका मिल रखा है अभी मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर जो खिलाफत का इशू आ रखा है, ठीक है, तो ये मौका सही है और क्या बोलते हैं ना यूनिटी दिखाने का, इसी टाइम पर जो है हम ब्रिटिश गवर्नमेंट को बाहर फेंक सकते हैं, ठीक है। और एक चीज कि गांधी जी जो है वो ये काउंसिल में जो ये इलेक्शन वाला जो चीज थी कि इलेक्शन क्या बोलते हैं इलेक्शन में पार्ट लेके काउंसिल में जो है अपोज करना ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, तो इसके भी गांधी जी अगेंस्ट में थे, ठीक है। लेकिन क्या हुआ फिर बाद में जो है ये कांग्रेस के लीडर थे, तिलक जो थे और भी लीडर्स थे जो अगेंस्ट में थे बेसिकली, ठीक है, स्टार्टिंग में, तो वो ठीक है गांधी जी की बात मान गए, ठीक है ना, वो गांधी जी की बात मान गए कि चलो ठीक है, हम हिंदू मुस्लिम जो ये यूनिटी है इसको क्या बोलते हैं ना एक वो देंगे, एक चांस देंगे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को बाहर फेंकने के लिए। अब वो जो लोग हैं वो माने कैसे, जो ये कांग्रेस के लीडर थे ये गांधी जी की बात माने कैसे, ये आपको पता होना चाहिए। ये एक तो बात ये है कि उन्हें भी लगा कि हाँ बात तो सही है वैसे, कि ये अपॉर्चुनिटी तो अच्छी है, क्योंकि जो मुस्लिम जो लोग हैं वो पहले हमारे इसमें नेशनल मूवमेंट में नहीं आ पाए थे, क्योंकि देखो अगर तिलक का जो टाइम था 1890s की बात करें तो उस टाइम पे ना मुस्लिम लीडर जो थे ये क्या बोलते हैं ना एक्सक्लूड हो जाते थे, ठीक है ना, काइंड ऑफ एक्सक्लूड हो जाते थे। और क्यों हो जाते थे उसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि वो एक्सक्लूड इसीलिए हो जाते थे कि देखो आप जो है ना थोड़ा हिंदुइज्म के रिलेटेड, हिंदुइज्म की तरफ जो है थोड़ा सा झुकाव रहता था। तिलक जो है वो जो प्रचार प्रसार कर रहे थे, ठीक, गणपति फेस्टिवल, शिवाजी फेस्टिवल, तो मतलब कि मुस्लिम लोग जो है वो सोचते थे कि यार अब हम क्या करें, ठीक है, अब हमारा क्या लेना देना, मतलब ये क्या बोलते हैं ना ये रिलीजियस चीज़ में कि आप थोड़ा हिंदुइज्म की तरफ जो थोड़ा झुकाव था, कहने का मतलब ये है मेरा। लेकिन अब क्या हुआ कि इन्होंने सोचा कि चलो मौका अच्छा है, अब मुस्लिम लोग भी हमारे इसमें जो है पार्ट ले पाएंगे इस नेशनल मूवमेंट में। तो ये एक रीज़न था जिनकी वजह से जो है कांग्रेस लीडर मान गए गांधी जी की बात, ठीक है, कि मतलब ठीक है चलो कि नॉन कॉपरेशन करना है ना आपको, तो हम खिलाफत जो ये मुस्लिम लीग जो है उससे उसके साथ में अलायंस कर लेंगे, मुस्लिम लीडर जो है उनके साथ में अलायंस कर लेंगे ऑन दिस रिलीजियस इशू, ठीक है, रिलीजियस इशू बेसिकली, ठीक है, बात ध्यान में रखना। फिर आगे क्या हुआ, दूसरा रीजन क्या था कि देखो अब जो कांग्रेस थी वो भी कुछ ज़्यादा ढंग से काम कर नहीं रही थी, ठीक है, बेसिकली बात ये है कि क्योंकि जो उनका एक तरीका था कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल करने का, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स जो है उनके रूल्स के अकॉर्डिंग अगर मतलब स्ट्रगल करने का, बेसिकली वो काम नहीं आ रहा था, ठीक है। तो मतलब ये था कि एक तो वो कांग्रेस के जो एक ना क्या बोलते हैं एक्टिविटी जो थी वो डाई डाउन हो गई थी। दूसरी चीज़ ये है कि पंजाब में जो ये हत्याकांड हुआ था और पंजाब की जो ये हंटर कमेटी की जो रिपोर्ट थी, इन्होंने भी जो है उसके ऊपर जो है मतलब क्या बोलते हैं ना हमारे ऊपर एक वो कर दिया कि ना पहले ऑलरेडी हमें कांग्रेस कमेटी काम नहीं कर रही है और उसके ऊपर से हमारे पर इतना अत्याचार हुआ जब ये पंजाब वाला, तो फिर उन्होंने हमारे लीडर मान गए मतलब कि हाँ ठीक है चलो कि ना मतलब अब इतना अत्याचार हुआ है तो उसका बदला लेने के लिए ठीक है हम तैयार हैं, ठीक है, मुसलमान लोगों के साथ में अलायंस करने के लिए हम तैयार हैं। तो ये भी एक दूसरा रीज़न था, ठीक है, कांग्रेस की इनएक्टिविटी एक तो, और उसके ऊपर से पंजाब वाले हत्याकांड और जो हमारे ऊपर अत्याचार हुए, ठीक है, हंटर कमेटी की रिपोर्ट हो गई, राउलेट एक्ट हो गया, ठीक है। तो अब ये दूसरा रीजन था। और तीसरा रीजन तो ये था कि जो कांग्रेस थी वो खुद ही उसे ये क्या बोलते हैं पता था इस बात का कि देखो लोग जो हैं अब वो तैयार हैं, ठीक है, अत्याचार जो है वो काफ़ी हो चुका है, वो जो हैं अब घरों में बैठे हैं मौके के लिए कि उन्हें जो है एक राह दिखाई जाए कि कैसे अपने जो दुख हैं, हमारे जो दिल में जो दुख है उसे एक्सप्रेस कर सकें, ठीक है। लोग तैयार थे भाई, लोग तैयार थे उस टाइम पे हथियार उठाने के लिए, तो ये कांग्रेस को पता थी बात, ठीक है। तो ये भी चीज़ थी, उस वजह से जो है कांग्रेस के लीडर जो थे ये मान गए कि ठीक है गांधी जी हम जो है आपकी बात मान लेते हैं और चलो करते हैं फिर जो एक साथ में नॉन कॉपरेशन करेंगे, ये खिलाफत जो कमेटी है उसके साथ में जो मतलब मिलजुल के मुस्लिम लीग जो है उनके साथ में मिलजुल के कांग्रेस जो है अपना फुल सपोर्ट देगी और नॉन कॉपरेशन करेगी, ठीक है।
तो ये जो है ये कांग्रेस के लीडर मान गए, ठीक है। और मुस्लिम मुस्लिम लीग ने भी कहा कि ठीक है हम भी सपोर्ट देंगे कांग्रेस वालों को, और जो आपकी जो पॉलिटिकल जो ये रीजन है, पॉलिटिकल जो आपके क्वेश्चन जो है, जो आपके ये क्या बोलते हैं ना, आप जो चाहते हो उन पर हमारा भी आपको सपोर्ट रहेगा। मुस्लिम लीग ने भी कांग्रेस को ये कह दिया, ठीक है। मतलब आपस में जो है कॉपरेट करेंगे, कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब अगला टॉपिक है नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट। अब कैसे स्टार्ट हुई ये चीज, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। तो ये अगला टॉपिक है, अब इसको कवर करूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। आई होप सब कुछ क्लियर हो गया होगा। मैं कहानी की तरह बताता हूँ भाई, अब तो सब कुछ क्लियर हो ही गया होगा। अगर अब भी डाउट है तो यार मेरे को ना कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना, नहीं तो मैं या तो आंसर लिख दूंगा वहां पे, या फिर मैं तुम्हारे लिए एक नया वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो बताना जरूर। और मैं क्या ये सोशल मीडिया पे ना अकाउंट जो है अपना बना रहा हूँ। तो अगर आपको लगे कि आप कमेंट में नहीं लिखना चाहते, या अगर थोड़ा लगता है कि शर्मा शर्मी में कि भाई मैं लिखूंगा तो क्या लोग सोचेंगे, कुछ लोग सोचते हैं ऐसा, ठीक है। तो मतलब आप जो है मुझे पर्सनली भी मेरे सोशल मीडिया पर क्या बोलते हैं ना, मैसेज कर सकते हो। मैं ये लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो मेरे इंस्टा पे या फेसबुक पे, आप जहां भी चाहो, ठीक है, स्नैपचैट पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं वहां पर जो है आपका पर्सनली एक आपका जो क्वेरी होगी उसका मैं रिप्लाई दे दूंगा आपको, ठीक है। तो आई होप कि सब कुछ क्लियर हो गया होगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टडी वेल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।